गाइस हम शुरू कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। पहला वीडियो है इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो बात ये कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब है एक्सप्रेसिंग अ गिवन टर्म as a product of two or more than two term, expressing a given term as a product of two or more than टू टर्म्स। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? फैक्टराइजेशन कहलाएगा। किसी भी टर्म को अगर मैं दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स दो या दो से ज्यादा टर्म्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख दूं तो वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस उसकी फैक्टराइजेशन कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 12। अब मान लीजिए 12 के फैक्टर्स मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये प्रोसेस क्या है? ये फैक्टराइजेशन है इसका। और ये किस तरह की फैक्टराइजेशन? अगर कोई कहे 6 इंटू 2 भी फैक्टराइजेशन है, क्या है? लेकिन ये जो है ये क्या है? ये वाली तो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमें पता है कि फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि ये यूनिक होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? किसी भी नंबर की यूनिक होती है। तो ये तो हमने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मान लीजिए मैंने लिखा 2a। अब 2a किस किस की प्रोडक्ट से आएगा? अगर मैं ये लिख देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन। तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू ए। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 2a। ये भी उसका एक फैक्टर है, ये भी उसका एक फैक्टर है। 2 भी उसका एक फैक्टर है और a भी उसका एक फैक्टर है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि 14x, मान लीजिए मैंने क्या लिखा? 14x स्क्वेयर। मान लो 14x स्क्वेयर लिख दिया। तो ये जो 2 इंटू 7, ये तो हो गए 14 के फैक्टर्स। x इंटू एक्स, तो ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 14x स्क्वेयर। ये जो पूरा प्रोसेस है क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ 14x स्क्वेयर है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कह दिया गया कि ये बताइए, इसके फैक्टर्स बताइए आप। 7x प्लस 14 के फैक्टर्स बताइए। तो इसको करने के लिए देखिए पहले मैं देखता हूं, अभी तक तो हमने सिंगल सिंगल टर्म के देखे थे ना, तो पहले तो सिंगल टर्म के फैक्टर देखो। ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू एक्स प्लस 14 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2। अभी तक ये जो काम हुआ है ये इंडिविजुअल टर्म्स के फैक्टर लिखे मैंने। 14 के लिख दिए 7 इंटू 2, 7x के लिख दिए 7 इंटू एक्स। तो अब इन दोनों में से आपको ये देखना है कि ऐसे फैक्टर कौन से हैं जो दोनों टर्म्स के फैक्टर हैं, जो इस टर्म के भी फैक्टर हैं और जो इस टर्म का भी फैक्टर है। ऐसा फैक्टर कौन है? मुझे पता चल गया ऐसा फैक्टर कौन है? 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 को अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं, 7 जो है दोनों फैक्टर्स में, दोनों के फैक्टर्स में क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो इसका मतलब अंदर कौन कौन रह जाएंगे? अगर मैं 7 को कॉमन ले लेता हूं तो देखिए ये तो बाहर चला गया, तो यहां क्या बच गया? x प्लस था तो प्लस, यहां से ये भी बाहर चला गया तो क्या बच गया? 2। तो इसका मतलब अगर मैं 7 और x प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दूं देन आई विल गेट 7x प्लस 14। ये बात समझ में आई? 7 और x प्लस 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माई आंसर विल बी 7x प्लस 14। सो दिस इज द आंसर। फैक्टराइजेशन ऑफ 7x प्लस 14 इज 7 इंटू एक्स प्लस 2। जैसे एक और देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा a स्क्वेयर प्लस 7a। मान लीजिए ये लिख लिया। तो अब देखिए, अब पहले इंडिविजुअल टर्म्स के फैक्टर लिखेंगे हम। a इंटू ए स्क्वेयर हो गया। 7a कैसे लिखा जाएगा? 7 इंटू ए। अब हमें क्या करना है? ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो दोनों टर्म्स का फैक्टर हो। ये जो a है और ये जो a है सेम है। इस a और इस इन a में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। कोई भी एक चूज कर लीजिए और एक इसका चूज कर लीजिए। तो इसका मतलब a जो है इनमें कॉमन है। तो मान लीजिए मैंने ये वाला a कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? a प्लस 7, ये तो बाहर चला गया। तो इसका मतलब इफ यू मल्टीप्लाई a एंड a प्लस 7 योर आंसर विल बी a स्क्वेयर प्लस 7a। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ a स्क्वेयर प्लस 7a। समझ में आई बात? पहले इंडिविजुअल टर्म्स के फैक्टर लिखने हैं और फिर जो फैक्टर कॉमन हो उसको बाहर लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा 12u माइनस 20uv। मान लीजिए मैंने इस तरह से लिख दिया। तो पहले तो आपको 12u इसके फैक्टर लिखूंगा मैं इस टर्म के, फिर इस टर्म के फैक्टर लिखूंगा, फिर जो दोनों में सेम होंगे उनको बाहर लिख लूंगा।
तो देखिए 12u के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यू, दिस इज 12u। और 20v कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, हमेशा लिखने आपको प्राइम फैक्टर्स ही हैं, ठीक है, इंटू यू इंटू वी, दोनों के फैक्टर्स लिख दिए। अब देखिए कॉमन, देखिए ये 2 यहां पर है, यहां पर भी एक 2 दिखाई दे रहा है मुझे, एक 2 इनके पास भी है और एक 2 इनके पास भी, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये 2 इंटू 2 मतलब 4, और 4 यहां पर भी बन गया, ठीक है। ये 3 यहां पर नहीं है किसी के पास 3, यहाँ 5 है, यहाँ पे किसी के पास 5 नहीं है, तो नंबर में से तो और कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। नेक्स्ट मैंने देखा दिस इज यू, दिस इज यू, तो ये जो तीन चीजें हैं, ये 2 2 एंड यू, ये चीज कॉमन आ रही है। तो मैंने क्या लिखा, जो चीज कॉमन आ रही है उसको बाहर लिख लिया, 2 2 एंड यू। अब 2 2 एंड यू तो जा चुके हैं, यहां पर क्या बचेगा 3 माइनस 2 2 एंड यू तो बाहर जा चुके हैं, यहां बच गया 5 इंटू वी बच गया, तो मैंने लिख दिया 5v बच गया अंदर। तो इसका मतलब ये देखिए ये क्या टर्म बन गई, ये तो हो गई 4u और ये क्या हो गया 3 माइनस 5v। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 4u एंड 3 माइनस 5v विल बी 12u माइनस 20uv। समझ में, ये बात हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहां पर हमारा आंसर आ चुका है, इसको मैं बस यहीं पे खत्म कर दूंगा, दिस इज माई आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 10pq माइनस 12p स्क्वेयर क्यू, ठीक है। फिर से फैक्टराइजेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग द गिवन टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म। भाई किस किस की मल्टीप्लाई से ये वैल्यू आएगी ये बताना है मुझे। तो पहले मैंने 10pq के फैक्टर लिखे 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। फिर मैंने माइनस 12p स्क्वेयर क्यू के एलसीएम फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 12। पी स्क्वेयर क्या होता है p इंटू पी, और q क्या होता है q। हमने लिख लिया सब। अब यहां से देखिए दिस इज 2, दिस इज 2, एक बात, दिस इज p, दिस इज p, दूसरी बात, और क्या कॉमन है q एंड q। इसके अलावा और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इनके पास 5 बचा है, सिर्फ 5 इधर है ही नहीं, तो कोई कॉमन है नहीं। तो इसका मतलब जो चीज कॉमन है वो मैंने बाहर लिख ली 2 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, पहले में से 2 भी गया, p भी गया, q भी गया, तो कौन बच गया 5। सो 5 माइनस माइनस साइन था तो माइनस, यहां से ये जा चुका है, ये 2 इंटू 3 इंटू पी बच गया, तो 2 इंटू 3 इंटू पी क्या होता है 6p। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2pq और 5 6p की मल्टीप्लाई, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10pq माइनस 12p स्क्वेयर क्यू। समझ में आई ये बात। नेक्स्ट और देखते हैं, चलिए हम इसी तरह के और करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है एक और क्वेश्चन, ये हमारा 3rd या 4th क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5th क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, 5th क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर काफी सारा काम करने वाले हैं जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल होगा। तो ये जो हमारा चैनल है एम हाई, आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम 5th क्वेश्चन लिखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, 36 y क्यूब z प्लस 48 y स्क्वेयर z स्क्वेयर, ये बात लिख दी हमने, 36 y क्यूब z प्लस 48 y स्क्वेयर z स्क्वेयर। अब इसमें देखता हूं मैं, ये क्या 36 है, तो पहले मुझे 36 के फैक्टर लिखने हैं। 36 कैसे आएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और y क्यूब कैसे आएगा 3 टाइम्स y आ जाएगा, और z कैसे आएगा इंटू z, ये लिख दिया। प्लस मैं 48 y स्क्वायर z स्क्वायर के फैक्टर यहाँ पे लिख देता हूं, चलो आगे लिख देते हैं। प्लस 48 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहां पर y 2 टाइम्स और z भी 2 टाइम्स, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। सारे फैक्टर लिख दिए हमने। अब हम कॉमन लेने का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 2 दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, फिर मुझे यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है। ये हो गया। अब इसमें 3 है लेकिन आगे 3 नहीं है, तो वो फायदा नहीं है। अब y देखिए, एक y यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये y यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला y इधर नहीं है, ठीक है। z एक ही है तो एक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है, कॉमन है। तो अंडरलाइन पार्ट देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, y इंटू y y स्क्वेयर, और ये z। तो मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो 12
वाई स्क्वेयर जेड जो पार्ट है वो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, वाई स्क्वेयर जेड जो पार्ट है वो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अंदर क्या बच गया देखिए 3y प्लस यहां पर क्या बच गया 2 इंटू 2 4 और यहां पर z, तो प्लस 4z मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइज, तो इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 36y³ प्लस 48y² z²। तो ये इस तरह से करना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं हम, 6th क्वेश्चन ऐसा ही मैंने लिखा 6p प्लस 8p² माइनस 4p³, इस तरह से लिख दिया 6p प्लस 8p² माइनस 4p³। अब फैक्टर्स कर दीजिए इसके। 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू p लिख दिया। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 p इंटू p हो जाएगा। 4p³ क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू p इंटू p इंटू p हो जाएगा। अब फिर से वही काम, अब 3 टर्म है तो तीनों में से कॉमन देखना मुझे। 2 इज हेयर 2 इज हेयर, 3 यहाँ है लेकिन आगे नहीं है 3, तो मैं 3 कॉमन नहीं ले सकता। p इज हेयर p इज हेयर p इज हेयर, तो जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है सब में कॉमन है। सो दिस इज 2p इज कॉमन, 2p इज कॉमन। तो यहां पर क्या हो गया 3 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू दिस इज 4p माइनस 2 इंटू p इंटू p, सो दिस इज माइनस 2p²। तो मतलब इनकी अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6p प्लस 8p² माइनस 4p³। ठीक है, एक इसमें लास्ट और कर लेते हैं, चलिए इसी बेस ऐसा ही एक और क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, हमने लिखा 14m पावर 5 n पावर 4 और p पावर 2 माइनस 42m पावर 7 n पावर 3 p पावर 7 माइनस 70m पावर 6 n पावर 4 p पावर 3। इससे पहले मैं ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। देखिए अब इसमें कॉमन लेना था तो जो वेरिएबल थे, देखिए वेरिएबल में p था, यहाँ पे p² p³, तो जो वेरिएबल की लोवेस्ट पावर थी वो कॉमन आ गई, p कॉमन आ गया था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर y³ है, यहाँ पे y² है, तो y² कॉमन आ गया था। यहाँ पर z² है, यहाँ पे z है, तो z कॉमन आ गया था। तो लीस्ट जो पावर होगी वेरिएबल्स की वो कॉमन आ जाएगी, बशर्ते वो वेरिएबल क्या होना चाहिए सभी टर्म्स के पास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर m पावर इज 5, यहाँ m पावर इज 7, यहाँ m पावर इज 6, तो जो लीस्ट पावर है m पावर 5 वो तो सबके पास हुई ना। n पावर इज 4, n पावर इज 3, n पावर इज अगेन 4, तो लीस्ट पावर कौन सी है n पावर 3 सबके पास है, तो n पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया। p पावर इज 2, p पावर इज 7, p पावर इज 3, तो p पावर 2 क्या ले लिया मैंने, जो लीस्ट पावर है वो कॉमन आ गई है। अब ब्रैकेट में देखिए, अब यहाँ पे नंबर देख लीजिए आप, नंबर से भी देखिए हम डायरेक्ट करना सीख रहे हैं आप। तो नंबर देखिए 14 क्या होता है 7 इंटू 2 होता है, तो 7 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 और 2 आएगा या नहीं आएगा, यहाँ चेक कर लीजिए 7 और 2 आएगा या नहीं आएगा। ये क्या होता है 42 क्या होता है 7 इंटू 2 इंटू 3, यही होता है ना 42 क्या होता है 7 इंटू 2 इंटू 3 होता है। 70 क्या होता है 7 इंटू 2 इंटू 5 होता है। तो अब यहां से डायरेक्टली देख लीजिए 7 इंटू 2 सबके पास आएगा, तो 7 इंटू 2 कितना होता है 14 सबके पास आ जाएगा। तो ब्रैकेट में मेरे पास देखिए क्या बचा 14, m पावर 5 भी बाहर आ चुकी है, n पावर इसके पास 4 थी तो इसके पास 3 बाहर आ चुकी हैं, तो कितनी पावर बच जाएंगे अंदर ओनली 1। p पावर 2 वॉज हेयर, p पावर 2 ही बाहर आ गई, तो यहाँ पर p की पावर तो कुछ बचेगी नहीं क्योंकि 2 ही थी इसके पास और 2 ही मैंने कॉमन ले ली, माइनस। अब यहाँ पर देखिए 7 पावर है और बाहर कितनी ले ली मैंने 5, तो m की पावर अंदर कितनी बच जाएंगी 2। यहाँ पर n की पावर 3 है, n की पावर 3 कॉमन, तो कुछ भी नहीं बचा n की पावर में। p पावर इज 7, p पावर इज 2, सो हाउ मच इज लेफ्ट p पावर 5 इज लेफ्ट, माइनस 14 ये वाला बाहर गया था तो 5 बच गया। अच्छा यहाँ पर 6 और रह गया था नंबर, 7 तो बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया तो 3 बच गया था, सॉरी। यहाँ पर क्या बच जाएगा n माइनस 3 m स्क्वेयर और p पावर 5 और माइनस 14 बार चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 है, यहाँ पे 6 है तो m पावर 1 बच जाएगी, 4 है यहाँ पे 3 है तो n बच जाएगा,
2 है, यहाँ पे 3 है, तो p बच जाएगा। तो गाइस इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा। अगर आपको ये वाला डायरेक्ट वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस तरह से तो कर ही सकते हैं, सबके प्राइम फैक्टर्स लिख के सबको फैक्टराइज करके फिर हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम और करते हैं, देखिए अब और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो फैक्टराइजेशन में हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अगले एग्जाम्पल में मान लीजिए हम इस तरह से लेते हैं कि जैसे 5t इंटू, मान लीजिए मैंने लिखा t-4 और -6 इंटू t-4। मान लीजिए इस तरह से इसको फैक्टराइज करना है मुझे। देखिए इससे पहले वाला जो केस हमने डिस्कस किया था उसमें क्या था कि जो भी टर्म दी हुई थी, जो भी एक्सप्रेशन दी हुई थी, उसकी इंडिविजुअल टर्म्स के हमने फैक्टर किए, उनमें से कॉमन निकाला। अब देखिए ये जो पूरी जो ये पूरी एक टर्म होगी, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, 5t इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह यहां पर देखिए ये 6t-4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो जब इस तरह से हमारे पास फैक्टराइजेशन आए, काम वही करना है हमें क्या देखना है कि कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज देखिए 5t भी t-4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 भी t-4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब इस पार्ट में कॉमन जो बात है वो t-4 है। तो अगर यहां से आप t-4 को बाहर लिख देंगे तो यहां क्या बच जाएगा 5t, यहां माइनस है तो माइनस, यहां से जब मैं t-4 को कॉमन ले लिया है तो बात क्या बचेगी अंदर -6। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर t-4 को 5t-6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरी प्रोडक्ट क्या आएगी, यही आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, इसमें मुझे बाइनोमियल कॉमन दिया हुआ है। ये जो टाइप है इसमें क्या है, बाइनोमियल कॉमन है। जैसे एक और लिखता हूं मैं 2y इंटू सपोज y प्लस 5 -3 इंटू वाई प्लस 5, ऐसे लिख दिया। मान लीजिए इस तरह से मैंने दूसरे एग्जाम्पल को इस तरह से लिखा। अब इसमें भी मुझे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके दिखाना है। तो फिर से मुझे ये देखना है कि ये जो एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो जो पहली टर्म है उसमें 2y और y प्लस 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी जो टर्म है उसमें 3 और y प्लस 5 मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब जो y प्लस 5 वाला पार्ट है वो कॉमन है। तो अगर यहां से y प्लस 5 हट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 2y माइनस 3। तो इसका मतलब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो ये आ जाएगी। ठीक बात है, इसमें पता चल रहा है। अब इसमें एक और टाइप लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इंटू 3x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 लिख दिया जैसे मैंने। अब देखिए, अब यहां पर तो सिंगल टर्म थी 2y y प्लस 5 से मल्टीप्लाई था। अब ये दोनों क्या है, बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर से काम वही है कि मुझे कॉमन जो एलिमेंट है, कॉमन जो टर्म है, कॉमन जो पार्ट है उसको बाहर ले लेना है, कॉमन ले लेना है। सो x प्लस वाई इज कॉमन, जो बातें बच गई वो अंदर लिख दीजिए। यहां पर बच गया 3x माइनस 7, ये बच गया था तो इसको एज इट इज लिख दिया मैंने। अब इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में तो बचा नहीं, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। अब इसके साथ भी x प्लस वाई बचा नहीं है, बाहर आ चुका है, कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या x माइनस 1, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा यहाँ। अगर इन टर्म्स के बीच में कोई प्लस माइनस पॉसिबल है तो वो आपको करके दिखानी पड़ेगी। तो मैं इसको लिख देता हूं x प्लस वाई, दिस इज 3x माइनस एक्स विल बी 2x माइनस 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अगर इनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ये कैसा क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा 2 इंटू एक्स लिख दिया और इसको 2 इंटू 3 लिख दिया। 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 को बाहर लिख दिया सबसे, या x प्लस वाई, और यहां पर क्या बच गया x माइनस 3 बच जाएगा इस ब्रैकेट में। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो -2 कॉमन है क्या, लेकिन इसके बाद -2 नहीं था तो इसलिए मैंने -2 कॉमन नहीं लिया। ठीक बात है, ये जो माइनस था इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, एज इट इज ही रहा। ठीक है, तो एक ये हो गया इसमें टाइप। एक इसमें देखिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए मैं फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूं इसका। मान लीजिए मुझे कहा जाए d इंटू एक्स माइनस 5 और प्लस 7 इंटू 5 माइनस एक्स, इस तरह से पूछ लिया जाए। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये तो x माइनस 5 है और ये 5 माइनस एक्स है, ये दोनों तो सेम होते ही नहीं। x माइनस 5 इज डिफरेंट फ्रॉम 5 माइनस एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तभी कॉमन आ रहा था ना। यहाँ x प्लस वाई था इसलिए कॉमन आया था, यहाँ 5 प्लस वाई प्लस 5 था, t-4 था। अब ये दोनों तो सेम है नहीं,
तो इसका मतलब अगर मुझे फैक्टराइज भी करना है तो पहले इनको सेम करना पड़ेगा। सेम करने का प्रोसेस में देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ x प्लस है, यहाँ x माइनस है, यहाँ 5 माइनस है और यहाँ 5 प्लस है। तो साइन जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। जब भी साइन अपोजिट कर हो जाएं और सेम करने हो तो उस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि माइनस जैसे ही बाहर आएगा अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स x माइनस 5। इस तरह से लिख देता हूं मैं इसको। अब ये जो 7 है इस माइनस से मल्टीप्लाई में है, 7 जो था इस टर्म से मल्टीप्लाई में ही था, तो इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस को मैं -1 भी लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है मुझे। तो अब जब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -7 इंटू x माइनस 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए दोनों सेम बन गए, तो अब मैं कॉमन ले सकता हूं। सो कॉमन इज x माइनस 5, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, d माइनस 7। तो ये दोनों क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। मेरा आंसर आ गया। ठीक बात है। अब इसमें जैसे मान लो एक और लिख देते हैं इसी तरह से, फोर्थ था, फिफ्थ एग्जांपल लास्ट और करते हैं इस टाइप काम। जैसे मैंने लिखा 2x इंटू x माइनस 4 माइनस x माइनस 4। मान लीजिए मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अभी जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि मैंने कॉमन तो माइनस लिया था लेकिन उसको -1 लिख दिया था क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां माइनस है तो इसका मतलब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको -1 इंटू x माइनस 4 लिख दीजिए। क्या समस्या है? में कोई समस्या नहीं। अब जब ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 जब कॉमन आ जाएगा तो यहां क्या बच गया, 2x, और यहां बच गया -1। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो x माइनस 4 इंटू 2x, यही टर्म आ जाएगी। 2x इंटू x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू -1, यही टर्म आ जाएगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई यहां तो कुछ था ही नहीं, तो वहां तो 0 होना चाहिए था। अगर वहां कुछ नहीं था तो वहां 0 लिखा होना चाहिए था। ठीक बात है। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है ना, 2x x माइनस 4 माइनस x माइनस 4। कोई सोचे मैं तो x माइनस 4 कॉमन ले लेता हूं और ये 2x बच जाएगा। सिर्फ 2x क्यों बच जाएगा वाला? अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो आप, पहली बात तो सिर्फ यही टर्म आएगी, ये टर्म नहीं आ पाएगी। अब इसका मतलब ये था माइनस। अगर आप डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में कुछ कॉमन ले रहे हो तो वहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद तभी तो वो टर्म बनेगी। 0 तो अगर 0 होता तो यहाँ पे 0 लिखा होता ना, फिर तो मैं ना लिखता कुछ भी। लेकिन अब 0 नहीं लिखा, और मैथ्स में हमें पता है कि अगर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां पर क्या है, 1 है। 1 से मल्टीप्लाई है इसका मतलब। तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। एक टाइप ये था जिसमें हमें क्या दिए हुए थे, बाइनोमियल्स कॉमन आ रहे थे। इससे पहले हमने क्या किया था, सिंपल टर्म्स कॉमन आ रही थी एक टर्म में से, उस सिंगल टर्म के फैक्टर करके। अब एक आता है नेक्स्ट जो आता है वो रीग्रुपिंग बेस्ड आता है। रीग्रुपिंग बेस्ड कैसे, देखिए इसमें तो ग्रुप बना हुआ था, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, उनमें से कॉमन ले लिया। अब इससे पहले कैसे, मतलब मुझे ग्रुप नहीं दिया हुआ। चलो सबसे पहले हम ये लिखते हैं px प्लस qx प्लस p। अब ये जो क्वेश्चन है ये रीग्रुपिंग का है। अब इसमें कोई ग्रुप नहीं है, कोई ऐसी टर्म नहीं है जो सबकी सब चारों की चारों में से कॉमन आ जाए। कुछ भी इसमें से जो कॉमन आ सकता है वो इन सब में से नहीं आ सकता कॉमन। तो इसलिए इसको ग्रुपिंग बेस्ड है ये क्वेश्चन। ग्रुपिंग कैसे, मान लीजिए मैंने इन दोनों को एक ग्रुप के तौर पे कंसीडर कर लिया, तो इन दोनों ग्रुप के कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू बन जाएगा। लास्ट वाली दोनों का एक ग्रुप कंसीडर कर लिया मैंने, तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर p प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक बात है। अब जब भी आप क्वेश्चन करोगे, अभी जब ये बाइनोमियल कॉमन आने लग गए हैं आपके, जैसे ये वाला पार्ट हमने किया, ये अब हम कर रहे हैं रीग्रुपिंग करके, जब भी आप कर रहे हो तो ये जो दोनों टर्म हैं ये आपकी सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही तो आपका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अब देखिए अब सेम आ गई, तो इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन तो मैंने किए थे जब ब्रैकेट में टर्म सेम आ जाए, जैसे y प्लस 5 आई थी तो y प्लस 5 कॉमन आ गया था। अब p प्लस क्यू सेम आ गई तो मैंने p प्लस क्यू को बाहर लिख दिया, कॉमन ले लिया। सो व्हाट इज लेफ्ट, x प्लस वाई। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। तो रीग्रुपिंग में क्या करना है, मुझे ग्रुप बनाने हैं। अब कोई कहे कि मैं तो ये वाला रीग्रुपिंग मैं नहीं करता, मैं क्या करता हूं, px और py की ग्रुपिंग करता हूं, qx और qy की ग्रुपिंग करता हूं। कर सकते हो आप लोग, आंसर सेम रहेगा आपका। देखिए इस पार्ट में क्या कॉमन है, p, सो दिस इज x प्लस वाई। लास्ट वाले दोनों में क्या कॉमन है, q, सो दिस इज x प्लस वाई अगेन। सो x प्लस वाई एंड x प्लस वाई बोथ आर सेम। नाउ इफ दे बोथ आर सेम इट मीन्स x प्लस वाई इज कॉमन अगेन। सो व्हाट इज लेफ्ट, p प्लस q। तो पहले वाले आंसर में और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। सो दिस इज द आंसर। तो रीग्रुपिंग में अगर आपके ग्रुप ठीक बन रहे हैं, ठीक बनने का कैसे पता चलेगा, जो ब्रैकेट में टर्म्स आएंगी वो दोनों क्या होंगी, सेम आएंगी।
अगर ये दोनों ब्रैकेट में टर्म्स आपकी सेम आ रही हैं तो आपकी रीग्रुपिंग ठीक है। नेक्स्ट एक और करते हैं, जैसे मैंने लिखा 3AC प्लस 2BC प्लस 3AD प्लस 2BD, मान लीजिए मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसमें देखते हैं हम कैसे ग्रुपिंग करें। मैंने क्या किया, ये जो 3 वाली टर्म्स है इनकी ग्रुपिंग कर दी, इनको पास पास लाए पहले, 3AC 3AD 2BC 2BD को मैंने बाद में लिख दिया, लिख सकते हैं हम इसको। अब यहां से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3A, सो व्हाट इज C प्लस D, प्लस लास्ट वाली दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2B, सो दिस इज C प्लस D। तो इसमें क्या हो गया, अब देखिए अब जो ब्रैकेट में जो टर्म्स बच रही हैं वो दोनों सेम है क्या, तो इसका मतलब हमारी ग्रुपिंग ठीक थी। नाउ C प्लस D इज कॉमन अगेन, सो व्हाट इज लेफ्ट 3A प्लस 2B। कोई और ग्रुपिंग अगर आप सोच रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ब्रैकेट में टर्म सेम आएंगी तभी पॉसिबल होगी फैक्टराइजेशन, अदरवाइज नहीं होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे एक और करते हैं, जैसे मैंने लिखा 3MN प्लस 2PN प्लस 3MQ प्लस 2PQ, इस तरह से लिख दिया। अब इसमें भी रीग्रुपिंग देखिए, अब इसमें ग्रुपिंग में क्या करता हूं, पहले मैंने 3 के हिसाब से ग्रुपिंग की थी, अब मैं देखता हूं कि MN इन दोनों को ऐसे ही रहने देता हूं। चलो पहले दोनों की ग्रुपिंग बना दी मैंने, N इज कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट 3M प्लस 2P, लास्ट 2 में से क्या कॉमन है, Q, सो दिस इज 3M प्लस 2P अगेन। ठीक बात है, आप अगर इन दोनों की ग्रुपिंग कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब ब्रैकेट में टर्म सेम आ रही हैं तो इसका मतलब मैंने ठीक किया है, सो दिस इज 3M प्लस 2P इंटू N प्लस Q, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसमें लास्ट एक और डिस्कस करते हैं। चलिए हम इसमें मैंने लिखा जैसे 2B स्क्वायर प्लस 8AB प्लस 4AC प्लस BC, मान लीजिए इस तरह से लिख दिया। अब इसमें भी रीग्रुपिंग करनी है, रीग्रुपिंग करते हैं हम। कोई कह रहा है मैं तो फर्स्ट और इसकी करूंगा, कर लीजिए। कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है ना सिर्फ, तो मैंने 2 कॉमन लिया। मान लीजिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच जाएगा B स्क्वायर, और यहां क्या बच जाएगा प्लस 2AC बच जाएगा क्या। ठीक है, इसके बाद B तो था ही नहीं, तो 2AC बच गया, 2 बार ले लिया। फिर फर्स्ट और थर्ड इनकी सेकंड और फोर्थ की देखते हैं। सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, B, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखिए 8A प्लस C। अगर किसी ने ये ग्रुपिंग ले ली तो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं तो सेम बची ही नहीं, और ये सेम नहीं बची, तो इसका मतलब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, इसका मतलब हमने ग्रुपिंग जो की है वो गलत की है। ठीक है गाइस, तो हमारी ग्रुपिंग का कैसे पता चलेगा कि जो ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो सेम बचनी चाहिए। अब देखिए मैं क्या करता हूं, 2B स्क्वायर और 8AB की ग्रुपिंग करते हैं हम, 2B स्क्वायर और 8AB की। ये वाला तो पार्ट गलत हो गया हमारा, सेम नहीं आ रहा था, तो मैंने 2B स्क्वायर 8AB को किया, तो 2B कॉमन आ गया और B भी कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा B प्लस 4A, इस तरह से बच जाएगा, B प्लस 4A बच जाएगा। लास्ट वाली दोनों की ग्रुपिंग की और C कॉमन ले लिया, तो वहां पर क्या बचेगा 4A प्लस B, तो ये दोनों अब टर्म सेम बच गई, 4A प्लस B 4A प्लस B। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये फैक्टराइज ठीक हुआ है, हमारा ग्रुपिंग जो है वो ठीक है, 4A प्लस B मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस इज 2B प्लस C, आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये तो थी बेसिक जो फैक्टराइजेशन का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट ही कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो फैक्टराइजेशन होने वाली है वो उन आइडेंटिटीज के बेस पे होने वाली है, क्योंकि जो भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, देखिए A प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हमने लिखा था उसको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। जो भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी है उसकी 2 साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब अभी तक हमने जो पहले किया था मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, उसमें हमने ये सीखा था कि इसको कैसे सोल्व करना है। अब हमें ये वाला पार्ट दिया होगा और इसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर दूंगा कि ये वाली वैल्यू किस किस के प्रोडक्ट से आएगी, इसी तरह ये वाली वैल्यू किस किस के प्रोडक्ट से आएगी। ठीक है, अब जो हम काम करेंगे वो क्या करेंगे, आइडेंटिटी बेस्ड करेंगे फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो उससे पहले अपनी आइडेंटिटी रिवाइज करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तो एक बार आप उनसे जो पहले जो हमने आइडेंटिटी डिस्कस की हैं जितनी भी, एक बार उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो फैक्टराइजेशन होगा बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।